हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी एंड गवर्नेंस या इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस से रिलेटेड टॉपिक जो कई सालों से लगातार न्यूज में और कंट्रोवर्सी में बना रहा है। आज हम बात करेंगे इस हाईली कंट्रोवर्शियल देवास एट्रिक्स डील की, जो 2005 में फ्रुक्टिफाई हुई, लेकिन कई सारी कंट्रोवर्सीज के बाद 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद कई इंटरनेशनल लिटिगेशंस में इसमें हुए। इन सभी को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। 2005 में एक सैटेलाइट डील हुई एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन कौन है? ये हमारी प्रीमियर स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो, उसकी ही कमर्शियल आर्म है। और इसका डील हुई देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक स्टार्टअप है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इन दोनों की ये डील, और ये डील जब 2011 में कैंसिल हुई, उसके बाद जो फॉल आउट हुए हैं वो एक मेजर लीगल टसल में कन्वर्ट हो गया है। किस किस के बीच में? इंडियन गवर्नमेंट और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं देवास, उनके बीच में। ये टसल बेसिकली अगर आप देखें 2011 का जो कैंसिलेशन हुआ, तब की गवर्नमेंट यूपीए, उन्होंने साइट किया कि ये जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ इस डील के तहत, वो एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पसेस या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, और इस वजह से 2005 की इस डील को कैंसिल किया जाना जरूरी है। और अभी मंडे को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो May 25, 2021 का ऑर्डर है, किसका? एनसीएलटी का, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसको अपहेल्ड किया है, उसको सही माना है। और ये एनसीएलटी का जो ऑर्डर है May 25, 2021 का, यह अलाउ करता है कि जो देवास है इसको लिक्विडेट कर दिया जाए। अगर आप रॉ टर्म्स में इसको समझें तो मतलब देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया जाए। और उसका ग्राउंड यह रहा कि यह जो कंपनी है इसको फ्रॉडलेंट या फर्जी तरीके से या फ्रॉडलेंट सर्कमस्टांसेस में क्रिएट किया गया। इस वजह से इस कंपनी का एग्जिस्ट करना शायद सही नहीं होगा। और यह जो ऑर्डर है, ये 3 जो मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, एक जर्मन टेलीकॉम मेजर हैं, उन्होंने यूएस के कोर्ट्स के अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो ट्राइब्यूनल्स हैं, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट और इसरो के ऊपर कोर्ट केस करने के बाद, वहां से कॉम्पनसेशन जीतने के बाद, लगातार यह डिमांड करते रहने की कि जो हमको कॉम्पनसेशन मिला है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल से, उसको इंडियन गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं जैसे एयर इंडिया एक्सेट्रा, इनको सीज करके, इनको लिक्विडेट करके उस कॉम्पनसेशन को हमको दिया जाए। इस बैकग्राउंड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह जो जजमेंट है, जिसने एनसीएलटी के May 2021 के जजमेंट को कंफर्म किया है, बहुत लैंडमार्क माना जा रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने अलग अलग सेपरेट कॉम्पनसेशन अवार्ड्स विन किए, जैसे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में, जैसे 1.2 बिलियन का अवार्ड इनको मिला इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल September 14, 2015, जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह बात आई कि एक्चुअली इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स ने इस पूरे डिस्प्यूट में बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में 1.2 बिलियन का अवार्ड दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 1.2 बिलियन का जो अवार्ड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स ने दिया है, इंडियन गवर्नमेंट उसको अभी पे नहीं करेगी। इनफैक्ट उसके ऑपोजिट देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को लिक्विडेट करेगी, क्योंकि एनसीएलटी तक ने यह माना है कि इस कंपनी को फ्रॉडलेंट सर्कमस्टांसेस में क्रिएट किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात थी, या क्या वो देवास एंट्रिक्स डील थी जो बार बार न्यूज में, बार बार कंट्रोवर्सी में बनी रहती है। डिटेल में समझेंगे। ये जो डील थी एक अग्रीमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू जो स्पेस सेगमेंट कैपेसिटी है इसरो या एंट्रिक्स के एस बैंड स्पेसक्राफ्ट पर, उसको लीज पे दिया जाएगा देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को। इसको साइन किया गया January 28, 2005। और ये January 2005 में जो डील साइन हुई, ये सिर्फ 1 महीने बाद देवास के इंसेप्शन में आने के बाद, या देवास जो मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसको December 2004 में तो बनाया गया बेंगलोर में, और जस्ट 1 महीने बाद ही इस मेजर डील को इसरो के एंट्रिक्स के साथ साइन किया गया। किसने डील साइन की होगी? देवास की तरफ से 2 फॉर्मर जो इसरो के एम्प्लॉय हुआ करते थे, जिसमें से एक सिर्फ इसरो में क्लर्क के तौर पे काम किया करते थे, उन्होंने इस मेजर की स्पेस सेगमेंट कैपेसिटी है इसरो के एस बैंड स्पेसक्राफ्ट पे, सैटेलाइट्स पे, उसको लीज पे दिया जाएगा, इस डील को साइन किया। और इस डील में इसरो
लीज करेगा देवास को दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जीसैट 6 एंड जीसैट 6A 12 साल के लिए, जिसकी टोटल कॉस्ट देवास पे करेगा इसरो को सिर्फ 167 करोड़ 167 करोड़। और देवास ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे इसको स्पेस सेगमेंट कैपेसिटी मिलेगी या इसको एक तरीके से स्पेक्ट्रम मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसको यूज करेगा अलग अलग मल्टीमीडिया सर्विस प्रोवाइड करने के इंडिया के जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं। और किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए? ये जो इसरो के स्पेस क्राफ्ट पे या सैटेलाइट्स पे जीसैट 6 और 6A पे जो एस बैंड ट्रांसपॉन्डर्स हैं उनको यूज करते हुए। और इसमें वो इसरो की जो 70 मेगाहर्ट्ज की एस बैंड स्पेक्ट्रम कैपेसिटी है उसको लीज पे लेते हुए उसको यूटिलाइज करेगा देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। 6 साल तक डील बहुत स्मूथली चली, मतलब 2005 जनवरी में ये साइन हुई और 2011 तक जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसके थ्रू इसको आगे कैरी आउट किया गया। लेकिन 2011 फरवरी 25 को इसको यूपीए की गवर्नमेंट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी या जिसको सीसीएस भी कहा जाता है, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया कि अब देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 2005 में इसरो के साथ एंट्री के साथ डील साइन कर चुका है, जिसके थ्रू एस बैंड जो है इसरो का या हमारी सैटेलाइट्स पे जो एस बैंड ट्रांसपॉन्डर्स हैं या 70 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एस बैंड स्पेक्ट्रम है उसको यूटिलाइज करने के लिए अलाउ किया गया था, डील की गई थी, उसको सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से अब अलाउ नहीं किया जा सकता। ये जो पूरा डिसीजन रहा उस वक्त जो एलिजिड 2G स्कैम जिसको कहा जाता है कि बहुत सस्ते में हम लोगों ने अपने स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया, उसके पूरे बैकग्राउंड में बैकड्रॉप में इन एलिगेशंस के चलते हुए इसको कैंसिल किया गया। और कई लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ 167 करोड़ ओनली 167 करोड़ में जो स्पेक्ट्रम हमने देवास को दे दिया उसकी हो सकता है रियल कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा हो। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इसरो को एक मेजर लॉस मेकिंग डील 2005 में हो सकता है साइन की हो। अब इसको भी समझा जाए कि देवास जब दिसंबर 2004 में इंसेप्शन में आया या बेंगलुरु में बनाया गया, उससे पहले की कहानी क्या है, क्योंकि जब तक उसको आप नहीं समझ पाएंगे पूरी कहानी कैसे अनरेवल हुई इसको आप अप्रिशिएट ना कर पाए। अर्ली 2000s में एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सिर्फ इंडिया में नहीं बट ग्लोबली, उसने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कि किस तरीके से हम सैटेलाइट बेस्ड हमारे जो सिस्टम्स हैं उसको यूज कर सकते हैं इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, खासतौर से रिमोट एरियाज में। और जो टॉप एक्सपर्ट्स थे इसरो के, उन्होंने जो ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट करना शुरू किया 2002-2003 के आसपास कि किस तरीके से हम अपनी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स को, मोबाइल फ्रीक्वेंसी को, सैटेलाइट्स को, पूरे बेसिकली इस इकोसिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने। और इन नेगोशिएशंस के बाद जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसने इंडिया को जो 1970s में एस बैंड स्पेक्ट्रम एलोकेट किया, इसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए इसरो द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इसकी बातचीत या इसके नेगोशिएशंस या इसके बारे में थॉट प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इनफैक्ट 2003 तक कई लोगों के मन में यह डर भी सताने लगा कि ये 1970s में जो हमको एस बैंड स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ है बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अगर हमने इसको यूज करना शुरू नहीं किया इफेक्टिवली तो हो सकता है कुछ टाइम बाद इसको हम लूज कर दें। और इसको यूटिलाइज करने के लिए जो एस बैंड है इसकी 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसको दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि उसको टेरेस्ट्रियल यूज के लिए करे, मतलब जमीनी स्तर पर यूज के लिए काम में ले। और जो 70 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड रहा उसको दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कि इसको आप एफिशिएंटली यूज करें अपने स्पेस ऑपरेशंस के लिए, अपने सैटेलाइट सिस्टम्स के लिए, या जिस चीज में भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो एटसेट्रा इसको यूटिलाइज करना चाहें। कई सारी इनिशियल कंसल्टेशंस हुई, उसके बाद देवास बेसिकली फॉर्म में आया। और जो इनिशियल कंसल्टेशंस थी वो रही उस वक्त के टॉप इसरो ऑफिशियल्स और एक यूएस कंसल्टेंसी फर्म रही फॉर्ज एडवाइजर्स, जो एक्चुअली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करती थी, जैसे रामचंद्र विश्वनाथन। इसके अलावा एक्स इसरो एम्प्लॉयज जैसे डी वेणुगोपाल या एमजी चंद्रशेखर। इनिशियली सिर्फ एक सिंपल एमओयू साइन हुआ इस फॉर्ज एडवाइजर्स के अलावा एंट्रिक्स जुलाई 2003 कि किस तरीके से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो कि इसरो के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास है, उसको हम इंडिया में कम्युनिकेशन सिस्टम्स की ग्रोथ के लिए, उनको ऑग्यूमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बाद में
उस वक्त उन पार्टीज को लगा हो कि सिंपल एक एमओयू के बजाय जो कि एंट्रिक्स और फोर्ज एडवाइजर्स के बीच में साइन हुआ है, क्यों ना एक प्रॉपर कंपनी को बनाया जाए। और इसीलिए दिसंबर 2004 में देवास मल्टीमीडिया को स्टैब्लिश किया गया विद बेंगलुरु एज इट्स हेडक्वार्टर। जनवरी 2005 में यह डील साइन हुई और एंड 2005 में कैबिनेट ने अप्रूव किया किसका क्रिएशन, GSAT-6, कि GSAT-6 इसरो क्रिएट करेगा और इसको यूटिलाइज किया जाएगा जो सैटेलाइट बेस्ड वीडियो और ऑडियो सर्विसेज हैं या मल्टीमीडिया सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं। और इस वजह से क्योंकि देवास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुका था और जब गवर्नमेंट ने एंड ऑफ 2005 में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया GSAT-6 की यूटिलाइजेशन को टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड वीडियो एंड ऑडियो सर्विसेज, तो देवास ने फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया कि देखिए इंडिया में ऑलरेडी कैबिनेट ने अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, हम ऑलरेडी एंट्रिक्स के साथ एक कमर्शियल डील साइन कर चुके हैं जनवरी ऑफ 2005 में, सो वी आर इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू बी एबल टू इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज इन इंडिया। और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए कि देवास ने ऑलरेडी डील साइन कर ली है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया GSAT-6A को यूटिलाइज करने के लिए, तो मॉरिशस बेस्ड कोलंबिया कैपिटल देवास या टेलीकॉम देवास ने इस देवास कंपनी में स्टेक पिक करना शुरू कर दिया और इन्होंने रफली शुरू में $15 मिलियन 2006 और 2007 में इन्वेस्ट किए। उसके बाद 2008-9 में एडिशनल $99.2 मिलियन का और इन्वेस्टमेंट हुआ और ये $99.2 का इन्वेस्टमेंट किया जर्मन फर्म डॉयचे टेलीकॉम और इसको उन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी सिंगापुर आर्म के थ्रू। तो टोटल देवास के पास रफली 579 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और इसका क्लियरेंस लिया गया उस वक्त के फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से। और इस पूरी स्टेक होल्डिंग में डॉयचे टेलीकॉम का स्टेक हो गया 20.7%, मॉरिशस इन्वेस्टर्स का हो गया 37.5%। लेकिन इस कॉम्पोजिशन के साथ जब यह कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो यूपीए गवर्नमेंट ने इसको 2011 या CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको कैंसिल कर दिया। जब यह कैंसिलेशन हुआ उसके बाद की कहानी को अब समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर द डील वाज स्क्रैप्ड इन 2011। जैसे ही डील कैंसिल हुई तो देवास और इसके फॉरेन इन्वेस्टर्स उन्होंने अलग अलग इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स को और कोर्ट्स को अप्रोच करना शुरू किया कि एक्चुअली क्योंकि 12 साल की डील थी, 6 साल में ही कैंसिल हो गई, अभी हमारे 6 साल और बचे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इसरो कैसे इसको कैंसिल कर सकता है और अगर प्रीमेच्योर कैंसिलेशन है तो उसके लिए हमको कॉम्पनसेशन दिलाया जाए। कई राउंड्स ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बाद देवास को फाइनली जो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स और ट्राइब्यूनल है उसने सितंबर 14, 2015 में 1.2 बिलियन का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया। सिमिलरली जो डॉयचे टेलीकॉम है उसको 101 मिलियन प्लस जो इंटरेस्ट होगा इसका अवार्ड दिया गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन जेनेवा इन May 27, 2020। और जो मॉरिशस इन्वेस्टर्स थे उनको अवार्ड मिला 111 मिलियन डॉलर्स बाय यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ट्राइब्यूनल अक्टूबर 13, 2020। मतलब कई सारे फोरम्स, चाहे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जेनेवा हो, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल हो या यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ट्राइब्यूनल हो, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स ने इस बात को सही माना कि ये जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ है इस डील का, इसके लिए जो देवास मल्टीमीडिया कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है और उसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो जो स्टेक होल्डर्स है उन सभी को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इनफैक्ट जो जर्मन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस बात को भी क्लेम किया कि ये प्री मैच्योर जो टर्मिनेशन है ये इंटरनेशनल लॉज प्लस जो इंडिया जर्मनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है या इंडिया जर्मनी BIT है उसको वॉयलेट करता है। सिमिलरली जो मॉरिशस इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी सेम ग्राउंड्स लिए कि इंडिया मॉरिशस BIT को ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन वॉयलेट करता है। ये जो 1.2 बिलियन का अवार्ड हुआ 2015 में बाय इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल, इसको यूएस फेडरल कोर्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन ने भी रिकन्फर्म किया अक्टूबर 27, 2020 को। एंट्रिक्स ने इसके अगेंस्ट यूएस कोर्ट्स में अपील की है और इन द मीनवाइल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आ गया और नवंबर 4, 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया कि जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला है कॉम्पनसेशन का इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल, इसको अबेंस में रखा जाएगा। मतलब इसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इसरो या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अभी पे नहीं करेगा देवास प्राइवेट मल्टीमीडिया लिमिटेड को। 2013 में इन्फोर्समेंट डायरेक्ट को कहा गया कि आप जाके
देवास है इसके फाइनेंसेस में एक बार स्क्रूटनी करें। और उस वक्त कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे श्री प्रत्युष सिन्हा, इन्होंने कहा कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है पूरी कंपनी का, ये जो मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज हैं, इसको किसी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिव एजेंसी द्वारा देखा जाना चाहिए। जब एनडीए पावर में आई 2014 में, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने सीबीआई को यह टास्क दिया कि आप इन्वेस्टिगेट करिए इस 2005 की कंप्लीट डील को। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगस्त 2016 में सीबीआई ने फाइनली एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें 8 ऑफिशियल्स जो देवास को बिलोंग करते हैं, इसरो को बिलोंग करते हैं, एंट्रिक्स को बिलोंग करते हैं, इनके अगेंस्ट चार्जेस फाइल किए गए कि ये सभी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे और जिनका इंटेंट यही था कि अनड्यू तरीके से, गलत तरीके से अपना कैसे फायदा उठाएं, अपनी ऑफिशियल पोजीशंस को मिसयूज करते हुए, अब्यूज करते हुए। और अनफॉर्चुनेटली इन 8 में से फॉर्मर जो इसरो के चेयरमैन है श्री जी माधवन नायर का भी नाम है। इसके अलावा जो फॉर्मर एंट्रिक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं KR श्रीरामूर्ति, उनका भी इस चार्जशीट में नाम देखा गया है। सीबीआई ने चार्ज किया कि जितने भी अक्यूज्ड हैं, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रफली 578 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है इस फ्रॉडलेंट डील ऑफ 2005 के थ्रू। और सीबीआई के चार्जशीट के साथ साथ 2018 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी ने भी एक चार्जशीट फाइल की। किस प्रोविजन के तहत? उन्होंने चार्जशीट फाइल की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको PMLAB कहा जाता है। किसके अगेंस्ट? जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे एंट्रिक्स, उसके अलावा 5 अलग देवास ऑफिशियल्स के अंडर। और उन्होंने कहा कि देवास जो 579 करोड़ की फॉरेन फंडिंग मिली, उसमें से 85% अलग अलग तरीके से यूएस में ट्रांसफर कर दिया, बजाय उसको अपनी इस डील में इन्वेस्ट करने के। तो कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एंगल इसमें निकलता देखा गया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल सभी ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि देवास एक फ्रॉडलेंट मैनर में इंसेप्ट की गई थी। पूरी डील का शायद ऑब्जेक्टिव यही था कि अपनी ऑफिशियल पोजीशन को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, खुद गलत तरीके से कैसे फायदा पहुंचाए। अब आगे क्या लाए करता है? एंट्रिक्स ने एक प्ली फाइल करी जनवरी 2021 में इन फ्रंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की देवास क्योंकि फ्रॉडलेंट तरीके से इनकॉर्पोरेट की गई थी, पूरी डील एक तरीके से फ्रॉड थी। सीबीआई ईडी भी चार्जशीट लगा चुके हैं, पूरी कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए। और इसको सुनते हुए अगले 4 महीने में ही मई 25 को एनसीएलटी ने ऑर्डर किया कि जो एंट्रिक्स की ये अपील है या प्ली है बिल्कुल सही है और देवास को लिक्विडेट कर दिया जाए। उसके अगेंस्ट अपील की गई नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल और सितंबर 8, 2021 को NCLAT या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी जो NCLT का फैसला था मई 2021 का, उसको अपहेल्ड किया और इस NCLAT के फैसले के अगेंस्ट फिर अपील की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मंडे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यह जो फैसला रहा, चाहे NCLT का हो या NCLAT का हो, कि देवास को लिक्विडेट कर दिया जाए क्योंकि फ्रॉड तरीके से इसका इंसेप्शन हुआ, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि एक फ्रॉड डील के थ्रू इसरो को नुकसान पहुंचाया जाए, खुद अनलॉफुल गेन बेसिकली प्राप्त करें, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह सही माना। अब ये जो एनसीएलटी ऑर्डर है, इन्होंने कहा कि जो स्टार्टअप दिसंबर 2004 में एग्जिस्टेंस में आता है, जनवरी 2005 में इतनी मेजर डील साइन कर लेता है, इसका शुरुआत से ही पूरे स्टार्टअप का शायद एम यही रहा होगा, एक फ्रॉडलेंट मैनर फॉर अनलॉफुल पर्पसेस। इन्होंने यह भी कहा कि जो डील है एंट्रिक्स की, इसको देवास के साथ साइन किया एक जो क्लर्क उस वक्त रहते होंगे, जो कि एक्स इसरो एम्प्लॉय हैं, एम उमेश, और उनके साथ साथ एक और एक्स इसरो एम्प्लॉय हैं, डी वेणुगोपाल। सिर्फ इन 2 लोगों ने। दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है 2 तरीके से। एक तो 2005 का जो फ्रॉड था, अल्टीमेटली वो सबके सामने आया। उसके बाद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे एनसीएलटी हो, एनसीएलएटी हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, सभी ने पूरी चीज को, उसके अलावा जो सीबीआई की चार्जशीट रही या ईडी की चार्जशीट रही, और जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया इंडियन गवर्नमेंट को, हमारे रेवेन्यूज को, हमारे एक्सचेकर को, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लगातार एक के बाद एक पूरी ड्यू लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद इस जजमेंट पर अराइव किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल जनरली बहुत बार होता है कि अगर कंपनीज को कोई ग्रीवियांस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट के फैसले से, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में
चली जाती हैं। मुझे लगता है यह वो बहुत रेयर ओकेजन होगा जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड दिया 1.2 बिलियन डॉलर्स का, उसको रोक दिया है, उसको अबेंस में रख दिया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह जजमेंट इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, और अगर हमारी कंट्री में कोई फ्रॉड करता है तो हमारा लॉ सुप्रीम है रादर देन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। द लॉ ऑफ द लैंड शुड रीन सुप्रीम। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।